मुझे नहीं लगता है कि मैं इस फेरी से तेज स्पीड में आगे निकल सकता हूँ। अब तो वाकई में लग रहा है कि येलोस्टोन सिटी से मैं तभी बाहर निकल सकता हूँ जब मैं उस चीज़ को जान से मार डालूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस फेरी की बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि मेरा एलिफेंट रेक्स स्ट्राइक भी उसे नुकसान नहीं पहुँचा पाया था। फिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं एक ऐसी चीज़ को जान से मार सकूँ जो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है? वीर मन ही मन सोचता है। अभी वीर उस फेरी से निपटने के आइडिया के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका कम्युनिकेटर बजने लगता है और वो देखता है कि उसके कम्युनिकेटर में एक मैसेज आया है। वो मैसेज जिस नंबर से आया था वो नंबर वीर के लिए अनजान था। उस मैसेज में लिखे टेक्स्ट के बगल में एक वीडियो भी था जिसमें एक हाइपर जीन आर्ट शो हो रही थी। लेकिन इस हाइपर जीन आर्ट में किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हुए थे और उसकी एंडिंग भी कट ऑफ थी। यहां तक कि उसमें टाइटल भी मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा डिटेल में था। शायद कोई रॉन्ग नंबर होगा। वीर उस वीडियो में एक झलक देखता है और वो तुरंत ही उसके कंटेंट से अट्रैक्ट हो जाता है। हालांकि बात और थी कि उसे अच्छी तरह से पढ़ने के बाद वीर ये देखकर शॉक्ड रह गया था कि उसमें क्या मौजूद है। अगर ये हाइपर जीन आर्ट वाकई में जेन्युइन हुई तो इसका मतलब यही हुआ कि सेलेस्टियल बीइंग की रैंक को हासिल करने से पहले एक इंसान अपनी एलिमेंटल पावर्स को अनलीश कर सकता है। इसके साथ ही इस तरह की पावर अच्छा खासा डैमेज भी अनलीश कर सकती है। लेकिन इस मैग्नीट्यूड की हाइपर जीन आर्ट कोई रॉन्ग नंबर पर क्यों भेजेगा? इस बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लगता है चीजें जैसी दिख रही हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। वीर मन ही मन सोचता है और फिर उस मैसेज का रिप्लाई करने का डिसाइड करता है। हेलो, हाउ आर यू? मुझे लगता है आपने किसी गलत इंसान को यह मैसेज भेज दिया है। वीर उस मैसेज का रिप्लाई करता है। वीर के हिसाब से अगर उस इंसान ने वाकई में गलत नंबर पर इस मैसेज को भेजा है तो उस इंसान के लिए यह जानना बहुत ही आसान हो जाएगा कि उस मैसेज को किसने रिसीव किया है। तब वीर के लिए इस बात को छुपाना या नकारना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि इस मैसेज को रिसीव करने वाला वो है। और यही वजह थी कि वीर को झूठ बोलने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, मैंने बिल्कुल सही नंबर पर मैसेज भेजा है। वीर को तुरंत ही दूसरी तरफ से रिप्लाई आ जाता है जिसे पढ़कर वीर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? कंफ्यूजन में अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए वीर एक और मैसेज भेजता है। वीर रहेजा। दूसरी तरफ से वो इंसान बस यही दो शब्द लिखता है। आप कौन हैं और आप मुझे ये हाइपर जीन आर्ट प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं? वीर इस समय तक काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका था और इसीलिए वो जल्दी से उस इंसान के मैसेज का रिप्लाई करता है। क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। अगर इस हाइपर जीन आर्ट की ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो बिना किसी झिझक मुझे मैसेज कर देना। हालांकि ये वो जवाब नहीं था जो वीर को चाहिए था, लेकिन कम से कम अब दूसरी तरफ मौजूद इंसान कंप्लीट और लेंथी सेंटेंसेस टाइप कर रहा था। वीर एक और मैसेज भेजता है लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स रिसीव नहीं होता है। ये इस हाइपर जीन आर्ट में ब्राइट डे का क्या मतलब है? वीर उस हाइपर जीन आर्ट को पढ़ता है और उसमें से दो वर्ड्स सेलेक्ट करके दूसरी तरफ मौजूद इंसान को मैसेज करता है और इस पर दूसरी तरफ मौजूद इंसान तुरंत ही वीर के मैसेज का रिप्लाई करके उसकी मीनिंग एक्सप्लेन करता है। आप कौन हैं? वीर एक बार फिर से मैसेज करके पूछता है, लेकिन पहले की ही तरह उसके इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं आया था। अब तक ये बात काफी हद तक साफ हो चुकी थी कि वो इंसान वीर से सिर्फ और सिर्फ हाइपर जीन आर्ट के बारे में बात करने में ही इंटरेस्टेड है। इसके अलावा अगर वीर उससे कुछ भी पूछेगा तो उसके जवाब में वीर को केवल खामोशी ही मिलेगी। लेकिन अब खुद वीर ही खामोश हो गया था। जो हाइपर जीन आर्ट उसे रिसीव हुई थी वो काफी ज्यादा अजीब नजर आ रही थी और उस पर से वो एक ऐसे इंसान ने डिलीवर की थी जो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। ऐसे में अगर वीर की जगह कोई और होता तो वो भी इस समय इतना ही सतर्क फील कर रहा होता। वीर कुछ और देर तक उस हाइपर जीन आर्ट को देखता है और फिर उसे समझ में आ जाता है कि वो वाकई में एक काफी पावरफुल स्किल है। सभी डिटेल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई थीं और वो कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही थीं जिसे किसी ने बस ऐसे ही भेज दिया हो। वीर को वो एक असली हाइपर जीन आर्ट लग रही थी जो कोई चाहता है कि वो सच में उसे सीखे। अगर वीर ने सक्सेसफुली इस हाइपर जीन आर्ट को सीख लिया तो हो सकता है कि ये वही सोल्यूशन हो जिसकी मदद से वो उस फेरी का काम तमाम कर सकता है। लेकिन जिस तरह से वो हाइपर जीन आर्ट डिलीवर की गई थी, प्रॉब्लम बस उसमें थी। वो अजीब तरीके से उसके पास आई थी और इसीलिए वीर श्योर नहीं था कि क्यों कोई इस तरह की स्पेशल हाइपर जीन आर्ट बस ऐसे ही उसे भेजने में इंटरेस्टेड होगा। चाहकर भी वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ये हाइपर जीन आर्ट देकर उस इंसान को क्या हासिल हो जाएगा। खैर, जहां एक तरफ वीर इन बातों को लेकर कंफ्यूज्ड था, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे आइलैंड पर एक अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर एकदम बेरहम से एक्सप्रेशंस थे। अपने पवेलियन के अंदर बैठकर वो इंसान चाय पीते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और उस पूरे समय वो अपनी आंखों के सामने मौजूद पॉन्ड में तैरती हुई मछली को एकटक देखे जा रहा था, जिससे उसका लुक और भी ज्यादा डेंजरस नजर आ रहा था। आइलैंड पर मौजूद उस पवेलियन के सेंटर में एक स्टोन टेबल बनी हुई थी और वहां बैठकर चाय पीते हुए पॉन्ड में तैरती हुई मछली को निहारते उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास में एक खूबसूरत लड़की भी बैठी हुई थी जो कि समय अपने लैपटॉप में बिजी थी। क्या आपको वाकई में लगता है कि वो लड़का आगे बढ़कर इस हाइपर जीन आर्ट को सीखेगा? अपने लैपटॉप को नीचे रखते हुए वो लड़की अपने चेहरे पर स्माइल के साथ पूछती है। उसे सीखनी ही पड़ेगी। मछली पर से अपनी नजर हटाए बिना या अपना सर घुमाए बिना वो आदमी जवाब देता है। और अगर उसने नहीं सीखी तो? वो खूबसूरत लड़की इस पूरे किस्से पर थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ पूछती है। वो सीखेगा। उसके नाम में भले ही मलिक न लगा हुआ हो, लेकिन उसमें अभी भी हम मलिक्स का खून है। उसके अंदर हमारे जीन्स हैं और इसीलिए वो ये हाइपर जीन आर्ट जरूर सीखेगा।
अपना सर उठाए बिना वो आदमी उस लड़की को समझाता है और उसकी काम और कंपोज्ड वॉइस में कॉन्फिडेंस साफ नजर में आ रहा था। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं, उसकी रगों में दौड़ रहा खून और जीन्स पूरी तरह से मलिक्स के नहीं है, उसमें रहेजाज का भी खून और जीन्स मौजूद हैं। वो खूबसूरत लड़की अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहती है और फिर कुछ पलों का पॉज लेती है। प्रेरणा को इस घर से गए हुए कई साल बीत गए हैं। उसने हर कोशिश की है जिससे कि वो हम सभी से दूर रह सके, यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों तक को हमसे दूर रखा है। तो फिर अब उन्हें क्यों परेशान करना? अपने चेहरे पर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ वो लड़की उस आदमी से पूछती है, क्योंकि ये मलिक फैमिली की किस्मत है, ये एक ऐसी चीज है जिससे हम बचकर भाग नहीं सकते। उस आदमी की आंखों में इस समय अजीब से एक्सप्रेशंस थे। और हाँ, मैं ये बस कह रही हूं, अगर उसने इस हाइपर जीन आर्ट को नहीं सीखा तो? वो लड़की जानबूझकर अपनी आवाज की टोन बढ़ाते हुए कहती है। और अब उस लड़की की बात सुनकर वो आदमी धीरे से पीछे पलटता है और कुछ देर तक उस लड़की को देखता रहता है। वो इस हाइपर जीन आर्ट को जरूर सीखेगा, इसमें अगर मगर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और अगर वो इस हाइपर जीन आर्ट को नहीं सीखता है तो उसका यही मतलब होगा कि वो हम में से एक नहीं है। उस लड़की को कुछ देर तक देखते रहने के बाद वो आदमी उससे कहता है, और उस आदमी की बात सुनकर वो खूबसूरत लड़की चुप हो जाती है और फिर आगे कुछ और नहीं कहती। अब वो बस पवेलियन में अपने और उस आदमी के बीच की खामोशी को मेंटेन रखती है और बस उस जेंटल हवा की आवाज को सुनती रहती है जो उन दोनों को छू कर गुजर रही थी। और इस तरफ बेस हेडक्वार्टर्स के अंदर वीर अपना कम्युनिकेटर ऑफ करता है और उस हाइपर जीन आर्ट को पढ़ना बंद कर देता है। फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा अभी के लिए वीर का ध्यान खींचने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि उसका प्रोफेसर मंत्रा भी कहीं से भी इंफीरियर नहीं था। उस पर यह स्किल अचानक से पता नहीं कहां से उसके सामने प्रेजेंट हो गई थी और वीर अभी भी इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि इस हाइपर जीन आर्ट को उसे किसने दिया है और किस पर्पस के लिए दिया है। और यही वजह थी कि वीर ऐसी कोई भी स्किल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था जिसके बारे में उसे पहले से कोई भी नॉलेज ना हो। इसके अलावा फ्यूचर में सीखने के लिए उसके पास अभी भी ब्लड पल्स मौजूद थी और वो भी किसी फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा से कम नहीं थी। ये वीर की पर्सनालिटी का एक ऐसा एस्पेक्ट था जिसकी ट्रेनिंग वीर को देने के लिए प्रेरणा रहेजा ने खास तौर पर ध्यान रखा था जब वीर बड़ा हो रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें कुछ सेल्फ सर्विंग मॉडिफिकेशंस थे। लेकिन जो बात न तो प्रेरणा रहेजा को और न ही उन मिस्टीरियस इंसानों को पता थी वो ये थी कि वीर के पास प्रोफेसर मंत्रा है। और यही वजह थी कि जितना उन लोगों ने सोचा था वीर उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की वीर की नजरों में ज्यादा कीमत नहीं थी। इसीलिए उस हाइपर जीन आर्ट के बारे में और सोचना छोड़कर वीर पोलर नाइट में लॉगिन करता है और सेंट हॉल कम्युनिटी में एंटर कर जाता है। सेंट हॉल कम्युनिटी में एंटर करने के बाद वीर सोनिक थंडर पंच नाम की स्किल खरीद लेता है। फाइनली उसे एक तरीका समझ में आ गया था जिसकी मदद से वो उस फेरी को जान से मारने में कामयाब हो सकता था। पिछली बार जब वीर ने सोनिक थंडर पंच देखा था उसी समय ही उसने उसे खरीदने का मन बना लिया था, लेकिन उस समय वीर ऐसी स्किल्स ढूंढ रहा था जो वो अपनी दूसरी पर्सनालिटी यानी डॉलर के रूप में इस्तेमाल कर सके। और यही वजह थी कि उस समय वीर ने फिर एलिफेंट डिस्क पंच खरीदी थी। लेकिन इस बार वीर सेंट हॉल से खुद के लिए सोनिक थंडर पंच खरीदने के लिए फ्री था और सोनिक थंडर पंच को खरीदने के बाद अब वीर उसकी प्रैक्टिस करने के लिए बेताब हो रहा था। सोनिक थंडर पंच के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद वीर को रियलाइज होता है कि वो प्राइमरीली थंडर एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करके डैमेज करती है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस में ये भी लिखा था कि थंडर को किसी सोनिक एलिमेंट के साथ फ्यूज करके उसके पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है। ज्यादातर लोगों के पास बस केवल एक ही एलिमेंटल पावर होती है जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टैलेंटेड इवॉल्वर्स दो अलग अलग एलिमेंट्स हासिल करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज से पहले कभी भी वीर ने थंडर और सोनिक के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा था। और क्योंकि वीर सिल्वर फॉक्स की थंडर पावर्स और डेथ नेल की सोनिक पावर को सिमुलेट कर सकता था, इसीलिए अब उसे सोनिक थंडर पंच की इस क्वालिटी को ट्राई करने से कुछ भी रोक नहीं सकता था। उन दोनों एलिमेंटल पावर्स को कंबाइन करके उसे अपने सोनिक थंडर पंच के लिए एक बेस के तौर पर तैयार करने के बाद वीर को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई थी। सोनिक थंडर पंच की स्किल्स और उसके जीन सॉल्यूशंस को खरीदने के बाद वीर ने पहला मौका मिलते ही उसे स्वॉलो करने में बिल्कुल भी देर नहीं की थी। उसके बाद वीर तुरंत ही टेलीपोर्ट करके मूराग ग्रह पर आता है और सिल्वर फॉक्स के थंडर एलिमेंट को सिमुलेट करके सीधा प्रैक्टिस करने में लग जाता है। वीर ने अपना आधा दिन ट्रेनिंग में बिता दिया था और उसे उसकी बॉडी ऑलरेडी स्टैटिक के साथ गूंजना शुरू होती हुई महसूस होने लगी थी, लेकिन थंडर पावर अभी भी उसकी बॉडी के अंदर ही बनी हुई थी और इसीलिए वीर उसे एक प्रोजेक्टाइल के जैसे फायर नहीं कर पा रहा था। अगले 8 दिनों तक वीर येलोस्टोन सिटी में पागलों की तरह सोनिक थंडर पंच की प्रैक्टिस करता रहता है। थंडर एलिमेंट को एक बेस के तौर पर इस्तेमाल करने के बाद वीर को बस केवल 3 दिन ही लगे थे उस स्किल की लर्निंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इस तरह से सोनिक थंडर पंच को इस्तेमाल करना बेकार ही था। उसकी वजह यह थी कि उसके रॉ पावर एलिफेंट डिस्क पंच की पावर से मिलती जुलती थी और यही वजह थी कि वो उस फेरी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं था। हालांकि ये बात और थी कि प्रॉब्लम तब आ रही थी जब वीर अपने सोनिक और थंडर पावर को साथ में सिमुलेट कर रहा था। जब वीर उन दोनों एलिमेंट्स को साथ में कास्ट कर रहा था तब उसे उन दोनों को उस सोनिक थंडर पंच के साथ कंबाइन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसके लिए वो एम कर रहा था। वीर सोनिक थंडर पंच को कास्ट करने के लिए अपने थंडर एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकता था और अपनी सोनिक पावर्स को इस्तेमाल करके सोनिक थंडर पंच को कास्ट कर सकता था, जहां पर हर एक में अपना रिस्पेक्टिव एलिमेंट और क्वालिटीज थी।
लेकिन चाहे वीर कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, पर वो थंडर और सोनिक एलिमेंट्स को साथ में मिलाकर सोनिक थंडर पंच को कास्ट नहीं कर पा रहा था। वीर के लिए सही मेजरमेंट्स और बैलेंस को समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। तब वीर अपनी होली एंजल को बुलाता है और उसके साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है, इस उम्मीद में कि इस तरह से उसे इंप्रूव करने के लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल सके। इधर प्लाजा के बेंच पर बैठी हुई मीशा कपूर इस समय बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी। हर दिन उसकी आंखों को एंटरटेन करने के लिए उस जगह पर कुछ अगर था तो बस वीर को अपनी होली एंजल के साथ अपनी स्किल्स को ट्रेन करते हुए देखना। मीशा कपूर को समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी ऑलरेडी इतनी कमाल की स्ट्रेंथ के बावजूद वीर को इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत आखिर क्यों है। वो वाकई में चाहती थी कि वीर उसे यहाँ येलोस्टोन सिटी से जाने का रास्ता दिखा सके, क्योंकि पता नहीं कैसे पर वीर खुद बार बार पृथ्वी ग्रह से यहाँ और यहाँ से पृथ्वी ग्रह टेलीपोर्ट हो सकता था। इनफैक्ट मीशा कपूर ने वीर से कई बार रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे भी अपने साथ लेकर पृथ्वी ग्रह जाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला था। कितना घटिया आदमी है। वीर के लाए हुए स्नैक्स, जिन्हें वो चाहकर भी मना नहीं कर सकती थी, उन्हें खाते हुए मीशा कपूर अभी भी गुस्से में वीर और होली एंजल दोनों को देख रही थी कि तभी अचानक से एक तेज थंडर की आवाज आती है और वीर की फिस्ट किसी सिल्वर सन के जैसे कास्ट होती है। अगले ही पल वो खतरनाक फिस्ट 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर मोटे पिलर पर जा लगती है और पलक झपकते ही वो पिलर तहस नहस हो जाता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, आज की वीडियोस में फ़ोटोज़ कम हैं, पर आप लोग मैनेज कर लेना। पर वादा करता हूँ कल की वीडियोस में फ़ोटो की कमी नहीं होगी, आपको एकदम सेटिस्फाई कर देंगे सारी फ़ोटोज़। सेटिस्फाई का मतलब वो नहीं था, ठीक ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे बोल चुका हूँ, चलो ठीक है, बाय। कोई तरीका है भीख मांगने का?